जापान की करेंसी येन 163 के स्तर तक पहुंच गई, सिर्फ एक नंबर। लेकिन इसी नंबर ने जापान को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के बॉन्ड मार्केट तक सुनाई देने लगी। सवाल यह है कि आखिर जापान अपनी ही सबसे बड़ी वित्तीय ताकत बेचने पर क्यों उतर आया? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक देश की समस्या है या पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में शुरू हो रहे एक बड़े बदलाव का संकेत? क्योंकि जो आगे हुआ उसने दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले निवेश को भी सवालों के घेरे में ला दिया। पिछले 5 सालों में जापानी करेंसी यानी येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 31% कमजोर हो गई। $1 की कीमत 163 येन तक पहुंच गई। किसी देश की करेंसी जब इतनी तेजी से गिरती है तो इसका असर सिर्फ विदेशी मुद्रा बाजार तक सीमित नहीं रहता। आयात महंगा हो जाता है, कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और आम लोगों की खरीदने की क्षमता पर भी दबाव आता है। इसी दौरान 2026 की पहली छमाही में जापान में 5000 से ज्यादा कॉरपोरेट दिवालिया होने के मामले सामने आए। यह पिछले 12 सालों का सबसे ऊंचा स्तर था। अब सवाल था कि सरकार क्या करे। पहले कोशिश की गई कि बाजार में डॉलर बेचकर और येन खरीदकर अपनी करेंसी को संभाला जाए। मई में लगभग 74 अरब डॉलर का हस्तक्षेप किया गया, लेकिन यह कोशिश टिकाऊ साबित नहीं हुई। तब जापान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने पास मौजूद अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए, यानी अमेरिकी सरकार को दिया गया वह कर्ज जिसे दुनिया भर के देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। कुछ ही महीनों में जापान की अमेरिकी कर्ज होल्डिंग लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर से घटकर 1.14 ट्रिलियन डॉलर रह गई, यानी करीब 66 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड बाजार से निकल गए, यानी करीब 6.26 लाख करोड़। पहली नजर में यह सिर्फ एक निवेश का फैसला लग सकता है, लेकिन इसके असर कहीं ज्यादा बड़े थे। जब बड़ी मात्रा में सरकारी बॉन्ड बेचे जाते हैं तो उनकी कीमत पर दबाव आता है, और जब कीमत गिरती है तो उन पर मिलने वाला यील्ड बढ़ जाता है। यील्ड को आसान भाषा में समझें तो यह उस कर्ज पर मिलने वाला ब्याज है। यही वजह है कि अमेरिका के 30 साल वाले ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड लगातार 27 दिनों तक 5% से ऊपर बना रहा। 2007 के बाद ऐसा लगातार पहली बार देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब सिर्फ निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न नहीं था। इसका मतलब था कि अमेरिका में होम लोन महंगे हो सकते हैं, कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है और खुद अमेरिकी सरकार के लिए भी नया कर्ज जुटाना ज्यादा खर्चीला हो सकता है। यही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। वित्तीय बाजार यह संभावना भी जोड़ने लगे कि आगे ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्ज की लागत और बढ़ सकती है। और इसी समय अमेरिकी सरकार भी लगातार उधार ले रही थी, हर महीने लगभग 155 अरब डॉलर। इतना ही नहीं, सरकार पर ब्याज चुकाने का सालाना बोझ अब इतना बढ़ चुका है कि वह कई बड़े संघीय विभागों के पूरे बजट से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ इतनी नहीं थी। जो देश पहले बड़ी मात्रा में अमेरिकी ट्रेजरी खरीदते थे, उनमें से कई या तो खरीद कम कर रहे थे या अपनी होल्डिंग घटा रहे थे। इसी बीच केंद्रीय बैंकों के रिजर्व में एक और बदलाव दिखाई दिया। आंकड़ों के अनुसार अब उनके रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी अमेरिकी ट्रेजरी से ज्यादा हो गई। लगभग 27% रिजर्व सोने में था, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी की हिस्सेदारी लगभग 22% रही। अब सवाल उठता है कि क्या यह बदलाव सिर्फ निवेश की रणनीति है या वैश्विक वित्तीय प्राथमिकताओं में भी परिवर्तन का संकेत है? इसी दौरान एक और मोर्चा खुल गया। अमेरिकी प्रशासन ने यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं पर नए टैरिफ लागू किए। टैरिफ यानी आयातित सामान पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर। इन कदमों को सेक्शन 301 के तहत लागू किया गया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि इसका कारण सप्लाई चेन में जबरन श्रम के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई न होना है। लेकिन जिन देशों पर ये टैरिफ लगाए गए, उन्होंने इस तर्क को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया। लेकिन इससे भी बड़ी कहानी आर्थिक तंत्र के भीतर चल रही थी। ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही थीं। तेल $95 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुका था। जापान जैसे ऊर्जा आयात करने वाले देशों के लिए इसका मतलब था कि आयात और महंगा होगा। जब आयात महंगा होता है तो थोक स्तर पर महंगाई बढ़ सकती है। महंगाई बढ़े तो स्थानीय करेंसी पर दबाव बढ़ सकता है, और जब करेंसी कमजोर होती है तो केंद्रीय बैंक उसे संभालने के लिए डॉलर और अमेरिकी कर्ज जैसी परिसंपत्तियां बेच सकते हैं। यही एक आर्थिक चक्र बनता है। अमेरिकी ट्रेजरी की बिक्री बढ़ती है, यील्ड ऊपर जाती है, अमेरिकी सरकार के लिए कर्ज का खर्च बढ़ता है,
सरकार को और ज्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन विदेशी खरीदार पहले जितनी तेजी से खरीद नहीं रहे, यानी दबाव का यह चक्र खुद को और मजबूत कर सकता है। अब नजर भविष्य पर जाती है। 2027 और 2028 के बीच 240 अरब डॉलर से ज्यादा का लीवरेज्ड कॉर्पोरेट कर्ज मैच्योर होने वाला है, यानी कंपनियों को पुराने कर्ज की जगह नया कर्ज लेना होगा। लेकिन समस्या यह है कि नया कर्ज उन्हें पहले की तुलना में 2 गुनी या तिगुनी ब्याज दर पर मिल सकता है। जब पूंजी सीमित हो जाती है तो निवेशकों का पैसा हासिल करने की होड़ तेज हो जाती है। ऐसे माहौल में मध्यम आकार की और क्षेत्रीय कंपनियों के लिए फंड जुटाना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इससे कॉर्पोरेट डिफॉल्ट और कर्ज पुनर्गठन का जोखिम बढ़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ बाजारों तक सीमित नहीं है। इसके असर धीरे धीरे लोगों के फैसलों में भी दिखाई देने लगे हैं। जनसांख्यिकीय आंकड़े एक अलग संकेत दे रहे हैं। 2025 में लगभग 1,80,000 अमेरिकी नागरिक विदेश चले गए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा दर्ज किया गया बाहरी प्रवासन था और पहली बार स्थिति ऐसी बनी कि कुल मिलाकर शुद्ध प्रवासन नकारात्मक रहा, जैसा कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद नहीं देखा गया था। सर्वे यह भी संकेत देते हैं कि खासकर युवा आबादी के बीच स्थायी रूप से दूसरे देशों में बसने की रुचि बढ़ रही है। उनकी सबसे बड़ी चिंताएं हैं रहने की बढ़ती लागत, सुरक्षा और लंबे समय की आर्थिक स्थिरता। यानी अब सिर्फ निवेश ही नहीं, बल्कि लोग भी बेहतर अवसर और ज्यादा स्थिर भविष्य की तलाश में अपनी जगह बदलने पर विचार कर रहे हैं। अब यहां भारत का पहलू भी दिलचस्प हो जाता है। अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी का प्रवाह, व्यापारिक रिश्ते और निवेश के पैटर्न बदलते हैं, तो उसका असर भारत जैसे तेजी से उभरते देश पर भी पड़ सकता है। वैश्विक कंपनियां अपने निवेश, सप्लाई चेन और नए बाजारों का आकलन फिर से कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या हो सकता है। उपलब्ध अनुमान बताते हैं कि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड पर आगे भी ऊपर की ओर दबाव बना रह सकता है। विदेशी देशों के पास मौजूद अमेरिकी ट्रेजरी भंडार $1 ट्रिलियन से नीचे जा सकता है। एक तरफा व्यापार नीतियों को लेकर कानूनी और आर्थिक विरोध भी लंबे समय तक जारी रह सकता है। इसी के साथ दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने वित्तीय ढांचे में बदलाव की गति तेज कर रही हैं। कुछ देश डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ अपने विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना बदल रहे हैं और कुछ वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थाओं को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह रुझान आगे भी जारी रहता है तो आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था पहले जैसी नहीं दिख सकती। यही वजह है कि दुनिया भर के नीति निर्माता, निवेशक और बड़े कारोबार इन बदलावों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो यह सिर्फ जापान या अमेरिका की कहानी नहीं रह जाती। यह उस वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की कहानी है जो धीरे धीरे नए संतुलन की ओर बढ़ रही है।